नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। गंगा सवेरा की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लापरवाही का खुलासा हुआ है। मई में पेपर लीक के खुलासे को गलत बताया गया। 6 जनवरी को ही पेपर लीक का खुलासा हुआ था। यूपी एसटीएफ ने जनवरी में गैंग को पकड़ा था। 14 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। 9 गिरफ्तारी पर भी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, और सवाल भी यही उठ रहा है कि आखिर आंख मूंद कर इस पूरे मामले पर क्यों रखा गया। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। मई में पेपर लीक के खुलासे को गलत बताया गया। 6 जनवरी को ही पेपर लीक हुआ था और इसका खुलासा भी हो गया था 6 जनवरी को। यूपी एसटीएफ ने जनवरी में गैंग को पकड़ा था। 14 लोगों पर एफआईआर भी हुई थी। 9 गिरफ्तारी पर भी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और सवाल यही है कि फिर इतनी बड़ी लापरवाही जब हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है। और सवाल ये भी है कि इतने बड़े स्तर पर प्रदेश को शिक्षक जो मिलने जा रहे थे, उसमें ये लापरवाही अगर भारी पड़ रही है पूरी भर्ती प्रक्रिया पर, तो फिर किसे जिम्मेदार माना जाए। क्योंकि अगर गड़बड़ी का खुलासा पहले हो जाता है, अगर इस पूरे मामले में ये बात सामने आ जाती है कि पेपर लीक हुआ है, एसटीएफ कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है और उसके बाद भी परीक्षा रद्द नहीं होती, तो फिर सवाल बड़े हैं, सवाल जायज हैं और सवाल गंभीर है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, और एक बड़ा खुलासा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लापरवाही हुई। मई में पेपर लीक के खुलासे को गलत बताया है, और जो अब जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 6 जनवरी को ही पेपर लीक का खुलासा हुआ था। यूपी एसटीएफ ने जनवरी में गैंग को पकड़ लिया था और 14 लोगों पर एफआईआर भी की गई थी। 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई थी। अब सवाल यही है कि जब जनवरी में पेपर लीक हुआ तो फिर आखिर परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया गया। मई में गड़बड़ी की बात गलत है, जनवरी में ही खुलासा हो गया था। अब शिक्षक भर्ती पर सवालों के घेरे में शिक्षा विभाग सीधे तौर पर आ गया था। आखिर वो कौन लोग थे जो पेपर लीक होने के बाद भी परीक्षा को होने देना चाहते थे, और इसके पीछे उनका मकसद आखिर क्या था, ये एक बड़ा सवाल है। तो शिक्षक भर्ती मामले में जो नया खुलासा हुआ है, उसके बाद शिक्षा विभाग भी सवालों के घेरे में है। और इसलिए क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक यूपी एसटीएफ ने जनवरी में ही गैंग को पकड़ लिया था। 14 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई, 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके इस परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। एक तरफ कई बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ दुनिया भर में कोरोना से हाहाकार है, जिससे भारत अछूता नहीं है। हालात ऐसे हैं कि आज भारत दुनिया में चौथे पायदान पर जा सकता है, यानी अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा कहर कोरोना का है तो वो हो गया है भारत। हालांकि आईसीएमआर का कहना है कि अभी देश में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन इतना तय है कि हालात प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं और व्यवस्थाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में भारत के अंदर बढ़ता संक्रमण बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। और एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आंकड़े क्या कह रहे हैं? आज क्या भारत चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा, जिस तरीके की स्थिति और जिस तरीके की रफ्तार है? जी बिल्कुल अवधेश, अगर बात करें तो भारत के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। पिछले 9 दिन में अगर बात करें तो 1 लाख के ऊपर केस आ चुके हैं। हालांकि आईसीएमआर के वैज्ञानिक ये जरूर कह रहे हैं कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, बस केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार नहीं हुआ है। यानी कि अंतर विरोध केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में देखने को मिल रहा है। और जहां तक बात करें जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों से लगातार 9,800 के ऊपर केस आ रहे हैं, अगर वही स्थिति आज भी रहती है
जाहिर तौर से बात है कि आज ब्रिटेन को पछाड़कर भारत चौथे पायदान पर पहुंच जाएगा। और स्थिति जिस तरीके से चल रही है, यहाँ पे कई सारे जो पूर्व वैज्ञानिक हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि अब सरकार को जो 13 शहर है खासतौर से जहाँ पे 80% मामले हैं कोरोना के, वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन कर देना चाहिए, नहीं तो स्थिति और ज़्यादा विकराल हो जाएगी। और देखिए, अगर पिछले कई दिनों के आंकड़े पर नजर दौड़ाएं तो काफ़ी तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो कल 1877 मामले आए, यानी कि अब तक की सबसे हाईएस्ट स्पाइक है ये, और मात्र ये 5,500 टेस्ट पे 1877 केसेस आए हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि ये जो इन्फेक्शन रेट है वो लगातार बढ़ रहा है और इस पे केंद्र सरकार को अब और ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। केंद्र सरकार कह रही है हालांकि जो 13 शहर है जहां पे 80% मामले हैं कोरोना के, वहां पे केंद्रीय टीम पहुंची हुई है और सिचुएशन का आकलन कर रही है, और जो वो टीम सजेस्ट करेगी उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा कि इन 13 शहरों में क्या करना है। लेकिन अगर बात करें तो जब खासतौर से बड़े शहर है दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, चेन्नई, इसके अलावा अगर बात करें आगरा, तो इस तरीके के जो शहर है यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। और अब तो एनसीआर में भी काफ़ी तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, खासतौर से नोएडा और गाजियाबाद में। बिल्कुल, और ये नोएडा के आंकड़े कल चिंता जिलाधिकारी ने बढ़ाने प्रेस वाले ब्रीफिंग अविनाश की थी, हमारे उसमें साथ उन्होंने बने बताया रहिए, था कुछ और खबरें आपसे अपडेट्स लेंगे। यूपी की अगर हम बात करें तो वहां के कोरोना के हाल की, तो यहां पर भी रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है। यूपी में एक दिन में 480 केस हैं और कुल 12,088 संक्रमित हैं। यूपी में 4,451 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। अब तक 345 लोगों की मौत हो चुकी है। बरेली की बात करें तो 19, मेरठ में 10 नए कोरोना मरीज मिले, एटा में 7, शाहजहांपुर में 5, इटावा में 3 नए केस कोरोना के मिले। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, उत्तर प्रदेश का हाल क्या है? अवधेश, देखिए, जैसा उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हालात बहुत अच्छे नहीं है और आंकड़ा जो है वो 12,000 को पार कर चुका है। और ये जो 12,000 का आंकड़ा छुआ है कोरोना पॉजिटिव केसेस ने, ये बहुत ही कम वक्त लगा है इसको, क्योंकि आए दिन अब तो 300, 400, 500 इस तरह से केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ अगर देखें तो अब जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो है यहाँ पर मौतों की संख्या बढ़ना। पिछले अगर हम बात करें, कल जो रिपोर्ट आई है उसमें 24 घंटे में 24 लोगों की मौत कोरोना की वजह से होना बताया गया है, यानी हर एक घंटे में एक मौत कोरोना से। और ये संख्या जो है अब तक की सबसे बड़ी संख्या है कि जब एक दिन में 24 मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये एक अब चिंता का विषय बन चुका है। अगर टोटल जो एक्टिव केसेस है उनकी बात की जाए तो करीब 4,500 ये संख्या पहुंच चुकी है। तो लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है। कानपुर, नोएडा, बुलंदशहर, लखनऊ जो राजधानी है, ये कोई भी ऐसा जिला नहीं जो इससे अछूता हो। कानपुर और नोएडा के हालात तो बहुत ही खराब है, एक एक दिन में 40 से 50 केस इन जिलों में सामने आ रहे हैं। तो अब इन जिलों पर ज़्यादा ध्यान भी देना होगा सरकार को। वहीं आगरा जो है वहाँ पर 1,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं अब तक, अगर कुल केसेस की बात की जाए अवधेश, तो ये आंकड़े अपने आप में बयां करते हैं कि किस तरह से कोरोना का कहर जारी है। और दूसरी तरफ जिस तरह से अनलॉक 1 सामने आया है, पब्लिक जिस तरह से लापरवाह हुई है, पूरी तरह से सड़कों पर बिना मास्क के लोग नजर आने लगे हैं कई जगह पर। बिल्कुल, लेकिन तो इस तरह की जो चीजें हैं, एक सवाल बहुत ज्यादा सकती हैं, जनता के क्योंकि बीच से मॉल पूछा जा रहा है, और सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर सरकारें कोरोना से निपटने में इतनी गंभीर हैं, तो जिस वक्त मामले एकदम नहीं थे उस वक्त संपूर्ण और सख्त लॉकडाउन था, और जब मामले इतने हो गए कि संभाले नहीं संभल रहे, उस वक्त अनलॉक करके सरकारें बेफिक्री दिखा रही हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से अवधेश, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी स्तर पर भी जो स्ट्रेटजी है उसमें लगता है लोगों को कि अभी कुछ खामी है। क्योंकि अगर आप देखें तो सभी जिलों को एक तराजू में तौलने जैसी स्थिति है। जिन जिलों में केस कम है आप वहां देखें, वहां पे भी अनलॉक 1 में सब कुछ खुला है। और अगर आप वहीं देखें, चाहे लखनऊ हो चाहे कानपुर हो, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अधिकतर चीज़ें जो है खुल चुकी है। लखनऊ की अगर बात करें, जहाँ पर 500 से ज़्यादा अब तक टोटल केसेज आ चुके हैं, तो यहाँ पर मॉल खुल चुके हैं, चिड़ियाघर खुल चुका है, बाजार सारे खुल चुके हैं। तो अगर सब कुछ खुल ही चुका है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर कैसे इस पर रोक लगेगी। और राजधानी की बात करें तो बहुत सारे नियम है कि मास्क पर चालान होगा, सड़क पर थूकना नहीं है, लेकिन कितने चालान हो रहे हैं इतनी बड़ी जनसंख्या में, ये सबको पता है कि कितनी अब सख्ती रह गई है इसको लेकर। तो सबसे बड़ा जो समस्या है इस सब में वो है सख्ती ना होना। पब्लिक तो कह सकते हैं कि इस समय अपनी जो चरम पर लापरवाही कर सकती है वो कर ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों पर जिम्मेदारी है इनको संभालने की, चाहे ज़रूरत पड़े तो डंडे के बल पर भी, क्योंकि अगर इस तरह से लोग सख्ती नहीं होगी इन लोगों के ऊपर जिस तरह से, क्योंकि चालान की व्यवस्था, चालान होने भी चाहिए।
अगर कि ज्यादा सख्ती की चालान होंगे, जरूरत लोगों भी के मन है, में एक डर स्ट्रेटजी को बैठेगा। बेहतर करने की जरूरत भी है, लेकिन सवाल यही है कि इस पर क्या सोचने में देरी हो रही है। एक और बड़ी खबर है, हम उसका रुख कर लेते हैं। हमीरपुर में कोरोना के 18 नए मरीज मिले हैं, साथ ही 18 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। लखनऊ केजीएमयू में कोरोना संक्रमित की मौत हुई है, झांसी के रहने वाले मरीज की मौत हुई है। 8 जून को केजीएमयू में भर्ती हुआ था मरीज। तो हमीरपुर में कोरोना के 18 नए मरीज मिले हैं, एक साथ 18 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। लखनऊ केजीएमयू में कोरोना संक्रमित की मौत हुई है, झांसी के रहने वाले मरीज की मौत हुई है। तो शैलेश लगातार हमारे साथ बने, अविनाश भी बने हुए हैं दिल्ली से। अविनाश, सवाल स्ट्रेटजी पर है, जैसा कि शैलेश भी बोल रहे थे, और वही सवाल आपसे भी, यही सवाल तो दिल्ली और एनसीआर में भी पूछा जा रहा है कि जिस वक्त कोरोना ऐसा हो गया है, दिल्ली वाली हालत नोएडा में भी हो गई है कि कोरोना पॉजिटिव 3-3 दिन से लोग पाए गए, लेकिन उनके पास एक कॉल तक स्वास्थ्य विभाग का नहीं आ पा रहा है। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कोलैप्स करने की तरफ है, लेकिन उसके बावजूद इतनी ढील, इतनी छूट। देखिए, अगर बात करें तो खास तौर से अर्थव्यवस्था जिनको बिल्कुल चरमरा गई थी, उसके बाद केंद्र सरकार की मजबूरी हो गई थी कि बाजार को खोला जाए, क्योंकि कई सारे राज्य सरकारें लगातार ये कह रही थी कि उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे भी नहीं है। तो इसीलिए मैं सरकार को मजबूरीवश अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए बाजार खोलने पड़े। लेकिन जिस प्रकार से अब उसके परिणाम सामने आ रहे हैं, ये काफ़ी घातक है। अगर नोएडा की बात करें तो लगातार कई सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है, उनके अंदर सिम्टम्स हैं लेकिन टेस्टिंग नहीं हो रही है। अस्पताल जाइए तो टेस्टिंग नहीं किया जाता, लेकिन जिलाधिकारी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ टेस्टिंग हो रही है और लगातार जो है जिनके अंदर भी कोरोना के सिम्टम है उनको टेस्ट करके अलग किया जा रहा है, यानी आइसोलेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कल एक बात ये भी कही है कि नोएडा के अंदर 900 बेड अभी तैयार है, जिसमें केवल 250 मरीज ही एक्टिव पेशेंट है नोएडा के अंदर, और उनको एडमिट किया गया है, और कुल 900 बेड है, यानी कि अभी भी हमारे पास 650 की 700 के ऊपर बेड मौजूद है। यानी कि नोएडा में, हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी स्थिति ठीक है, सामान्य है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको कम किया जाए। लेकिन लगातार नोएडा के अंदर संक्रमण बढ़ रहा है, न सिर्फ नोएडा के अंदर बल्कि गाजियाबाद के अंदर भी अब लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। वहां पर भी एक्टिव पेशेंटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा तादाद पर बढ़ रही है। जाहिर तौर से बात है कि अब दिल्ली एनसीआर में जिस प्रकार से पूरे तौर पे अगर कहें तो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, दिल्ली सरकार इसको मान भी रही है कि दिल्ली के अंदर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार दिल्ली सरकार का कहना है कि कम्युनिटी स्प्रेड का अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन इस तरीके की अभी कहने की इजाजत नहीं देती है। लेकिन हम मानते हैं कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, तो जाहिर तौर से बात है कि अगर एक बार कम्युनिटी स्प्रेड हो जाए तो ये काफ़ी घातक होता है। और इन्फेक्शन रेट आप देखिए, अगर पिछले 5-6 दिन की बात करें तो लगातार इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, 25%, 22%, और कल तो 30% इन्फेक्शन रेट रहा है, लगभग 30% के ऊपर रहा है। तो जाहिर तौर से बात है कि ये काफ़ी घातक है कि यानी 5,500 टेस्ट कुल किए जा रहे हैं, उसमें से 1877 लोग दिल्ली के अंदर इन्फेक्शन में निकल रहे हैं। इसके अलावा नोएडा में भी लगातार 40-50 की संख्या निकल रही है। तो ये काफी गंभीर है, और लगातार कई सारे पूर्व वैज्ञानिक ये कहने लगे हैं कि सरकार को इन शैलेश, यहाँ पर सवाल सीधा से यही है कि ठीक है, जान के साथ जहान का बचना बहुत जरूरी है, अर्थव्यवस्था पटरी पर आए वो भी बहुत जरूरी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इतने मामले बढ़ रहे हैं और मामलों से ज्यादा सड़क पर भीड़ बढ़ रही है, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में अब क्या किसी नई रणनीति पर, किसी प्लान बी पर काम सरकार कर रही है? क्योंकि ये वाला जो प्लान है, ये वाली जो रणनीति है, ये कम से कम अब बहुत कारगर नहीं दिख रही है। टेस्ट की संख्या जरूर बढ़ गई, लेकिन मामले भी उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अगर बात रणनीति की जाए तो सरकार के पास जो रणनीति है वो बहुत सोच समझ के बनाई गई है, लेकिन उसमें अगर पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा तो समस्या के समाधान जो है वो फिलहाल नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज कि अगर पब्लिक वैसे सपोर्ट नहीं कर रही है तो जैसा हमने पहले भी कहा कि सख्ती करनी पड़ सकती है। देखिए, पब्लिक को ये समझना होगा कि उनको जो भी रियायत दी गई है वो इसलिए कि वो लोग अपना जो जीवन है वो आम तरह से जैसे सामान्य पहले जीते थे वैसे जी सके। उनको जो अर्थव्यवस्था की दिक्कत थी वो दूर हो जाए, लोगों की अपनी जो आर्थिक हालात खराब हो रहे थे वो दूर हो जाए। क्योंकि ये देखिए, किसी से छुपा नहीं है कि इस समय बहुत सारे जगह पर नौकरियां गई भी हैं, तो ये हालात बचे रहे, इसीलिए सरकार ने ये लॉकडाउन में छूट दी थी धीरे धीरे करके। लेकिन साथ में बहुत कुछ नहीं करना है पब्लिक को सिर्फ यही तो करना है कि आप घर से निकले मास्क लगा के निकले, आपको यही करना है कि आप सोशल
डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको यही करना है कि हर थोड़ी देर पर जब ज़रूरत लगे हाथ धोए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो ये कोई बहुत बड़ी ऐसी टेक्निकल चीज़ें नहीं है कि आपको करने में कोई मशक्क़त है, लेकिन अगर दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की। तो यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है हम कह सकते हैं, वहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर बात करें उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो इसको लेकर कोई दो राय नहीं है कि लगातार सरकार की तरफ से चाहे यहाँ पर टेस्टिंग के लिए नई मशीन्स को लाने का काम हो, तेज़ी से हो रहा है। खुद यहाँ का जो स्टेट प्लान है मुख्यमंत्री ने दिया, और आज ये हालत है कि पूरे प्रदेश के हर जिले में ट्रू नेट मशीन जो है वो लगा दी गई हैं। और ट्रू नेट मशीन के लगने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई इमरजेंसी ऑपरेशन आता है, सर्जरी आती है, कोई क्रिटिकल केस है, तो तत्काल उसकी जांच करके 1 घंटे के अंदर अंदर ये पता चल सकता है उसमें कोरोना है या नहीं है। तो अपने लेवल पर 1 लाख से ज़्यादा बेड किए जा चुके हैं यहाँ पर। तो अपने स्तर पर सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के पार्ट पर ये काम कर रही है, अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरा जो पार्ट है कि पब्लिक खुद समझे और जो ना समझे उस पर सख्ती की जाए। जो नियम बनाए गए हैं चालान के, उनका सख्ती से पालन कराया जाए। तो ये दोनों चीजें अगर पैरेलल चलेंगी तो उस पर भी काफी असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, जैसा हमने पहले भी कहा, वो है यहाँ पर मौतों की संख्या बढ़ना। क्योंकि पहले केसेस आ रहे थे लेकिन लोग जल्दी ठीक हो रहे थे, लेकिन अब मौतों की संख्या बढ़ रही है और ये एक खराब स्थिति कही जा सकती है। तो देखना होगा अब इसके हिसाब से आगे सरकार क्या फैसला लेती है, किस तरह से अपनी क्या स्ट्रैटेजी में कोई परिवर्तन करती है। आज फिर से एक बार मीटिंग होगी मुख्यमंत्री की अपनी टीम 11 के साथ में कोविड को लेकर, तो ये भी देखना होगा क्या उस मीटिंग में कोई नई स्ट्रैटेजी लेकर ये लोग आते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हमारी निगाह बनी हुई है। अवधेश। बिल्कुल, और अविनाश का एक बार फिर से रुख करते हैं, दिल्ली से बने अविनाश। राजनीति की एंट्री भी अब कोरोना के मामले में हो गई है। जिस तरीके से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली से बाहर के लोगों के यहाँ पर इलाज नहीं होगा, उसके बाद एलजी ने उस आदेश को निरस्त कर दिया, और जब से एलजी ने उस आदेश को रद्द किया है उसके बाद से आम आदमी पार्टी की बौखलाहट कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। वो तमाम चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही हैं, वो कहने की कोशिश की जा रही हैं ताकि एलजी के फैसले को गलत बताया जा सके। ये जिस दौर में सबको मिलकर काम करना चाहिए, उस दौर में जो तमाशा हो रहा है सियासत का, इससे तो दिल्ली के लिए और संकट खड़ा हो जाएगा। देखिए अवधेश, अगर बात करें दिल्ली के लिए संकट खड़ा नहीं हो जाएगा, बल्कि दिल्ली के लिए संकट खड़ा हो चुका है। कई सारे अस्पताल ऐसे हैं कि जहां पे बेड्स नहीं मौजूद हैं। हालांकि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता करके ये जरूर कहा कि ये फैसला एलजी का जो है वो काफ़ी गलत है, लेकिन अब चूंकि फैसला ले लिया गया है तो हमें मिलजुल कर काम करना है और व्यवस्था करनी है जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए बेड्स की और उनके इलाज के लिए। लेकिन अगर बात करें तो लगातार दिल्ली के हालात ख़राब हो रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो एमसीडी द्वारा संचालित कई सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे कोरोना का इलाज चल रहा है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों को 3-4 महीने तक सैलरी नहीं दी गई, जिसकी सुनवाई आज दिल्ली हाई कोर्ट में होनी है कि आखिर डॉक्टरों को सैलरी क्यों नहीं मिल रही। डॉक्टर लगातार इस चीज़ का पत्र लिख कर विरोध जता रहे हैं। डॉक्टर लगातार बयान दे रहे हैं कि वो इसलिए धरने पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन है और वो नहीं चाहते कि मरीजों की स्थिति बिगड़े। और लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों को सैलरी दी जा रही है। कोरोना जब आया तब तो गंभीरता थी, लेकिन अब बहुत हल्के में चीजों को लिया जाने लगा है क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं और राजनीति इसमें घुस चुकी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीलीभीत की बात करते हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री अतुल गर्ग कोविड अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे और खामियां मिलने पर सीएमएस को उन्होंने फटकार लगाई। लेकिन भाजपा नेताओं के साथ लाव लश्कर से पहुंचे मंत्री जी को खुद वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रहा। जो डॉक्टर्स को फटकार रहे थे वो खुद ही नियमों को तोड़ भी रहे थे। संज्ञान में अब ये बताया 2 महीने सर, मैं अभी सर, आपके विधायक ने सर खुद पत्र लिखा सर, तब भी कोई कार्रवाई नहीं सर, एक हॉस्पिटल यहाँ पर था जो कि फर्जी डिग्री पर था। सर, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा सर विधायक जी ने खुद। मेरे को नहीं पता। राम शरण वर्मा सर विधायक बीसलपुर के, मेरी जानकारी में नहीं। तो देखिए मंत्री जी लाव लश्कर के साथ पहुंचे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आपको कहीं नहीं दिखेगी। जो मजमा होता है सियासत का, वो पूरा मजमा सजाया गया। और सवाल यही है, फिर मंशा पर भी सवाल उठ जाते हैं कि ये जो दौरे होते हैं राजनीति चमकाने के लिए होते हैं या असल में जनता की चिंता होती है। क्योंकि जनता की चिंता हो तो कम से कम जो लोग व्यवस्था देखने जा रहे हैं उनको तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। क्या आपने आके देखी एक दफे तो पीलीभीत की तस्वीर है जहां पर सीएमएस को जमकर मंत्री जी ने फटकार लगाई। कोविड अस्पताल में निरीक्षण के लिए वो पहुंचे थे, लेकिन
हकीकत ये भी रही कि मंत्री जी ने निरीक्षण तो कर लिया अतुल गर्ग साहब ने, लेकिन वो खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाए। हालांकि अस्पताल में निरीक्षण के दौरान जो खामियां मिली थी उसको लेकर सीएमएस को फटकार लगाई गई, लेकिन देखने वाली बात होगी कि सीएमएस पर फटकार का असर पड़ता क्या है, क्योंकि व्यवस्थाएं सुधरने का नाम ले नहीं रही। न सिर्फ मंत्री जी, उधर इटावा में भाजपा विधायक डॉक्टर पर इतनी भड़क गईं कि अपने लहजे का ख्याल तक उन्हें नहीं रहा। दरअसल भरथना विधानसभा से भाजपा विधायक सावित्री कठेरिया का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सामुदायिक केंद्र के अधीक्षक के साथ गाली गलौज करती तक सुनाई दे रही हैं वो। जब उनसे इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी देहाती भाषा में बोलते हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर की शिकायत आई थी और ये डॉक्टर मेरे नंबर से फ़ोन नहीं उठाते, इसलिए गुस्से में ऐसा बोला था। बार बार उसका एक लालू है, उनका बार बार फ़ोन आ रहा था, उनकी मारपीट हुई तो उसकी बेचारी बहुत चोट लगी हुई थी, तो बार बार फ़ोन आए कि मतलब इनकी नाक मुंह से खून निकल रहा है और इनकी बहुत चोट लगी है और CHC वाले वो सुन नहीं रहे हैं वो डॉक्टर साहब। तो हमने कहा कि हमारी बात करा, उनने की बात कर लो आप। तो हमने कहा कि जब फ़ोन मिलाया तो हमने अपने गनर से कहा बेटा फ़ोन मिला देना था, तो उसमें एक कॉल गई, एक बेल गई, इसके बाद में कट गई। तो हमने फिर बताई, हमने कि इसमें एक बेल जा रही है, बार बार कट जा रहा, फोन इसमें क्या है, ब्लैक लिस्ट में तो नहीं पड़ा। तो उसने कहा कि मैं इनकी ब्लैक लिस्ट में ये नंबर पड़ा है। और इस वक्त बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई और सेक्टर 39 में कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में घायल बदमाश 20 मुकदमों में वांछित था। सेक्टर 20 में भी पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। तो नोएडा में 2 मुठभेड़ सामने आई हैं आज। पहली मुठभेड़ सेक्टर 39 में हुई, जहां पर एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया गया जो 20 से ज्यादा मुकदमों में वांछित था। सेक्टर 20 में भी पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जहां पर मोबाइल छीनकर भाग रहे एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। तो सेक्टर 20 में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इसके अलावा सेक्टर 39 में भी मुठभेड़ हुई, जहां पर एक कुख्यात बदमाश को पकड़ा गया है जो 20 मुकदमों में वांछित था। और देखिए, ये जो अवैध हथियार है वो भी वहां मौके से बरामद किए गए हैं। वहीं सेक्टर 20 की भी तस्वीर आपके सामने है, जहां पर मोबाइल छीनकर भाग रहे एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। और भूपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, ये दोनों मुठभेड़ किस वक्त हुई और किस तरीके से घेराबंदी की पुलिस ने? हाँ देखिए अवधेश, दोनों ही मुठभेड़ ये अगर मैं बात करूँ तो जोन फर्स्ट में हुई है, एक थाना 39 क्षेत्र में और एक थाना 20 क्षेत्र में हुई थी। पहली जो मुठभेड़ हुई थी, पुलिस को सूचना मिली कि कोई चाइनीज प्रेसिंग करके एक बदमाश भाग रहा है। पुलिस ने उसका पीछा किया और घेराबंदी करते हुए उसको रोक लिया। उसने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में वो जो व्यक्ति है वो घायल हो गया। उसकी पहचान संजीव खड़खड़ी के रूप में हुई। दरअसल वो पहले 50,000 का इनामी भी रह चुका है और लोनी से लूट, हत्या और रंगदारी जैसे मामलों में वांछित चल रहा था। और इस पर करीब अभी भी 30 से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो दर्ज है। कहीं ना कहीं ये अपने आप में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। फिलहाल बदमाश को जो है जिला अस्पताल भेजा गया क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी और वो घायल हो गया था। इसके अलावा जो दूसरी मुठभेड़ हुई वो थाना 20 क्षेत्र में हुई, जहाँ पर एक बदमाश जो है एक व्यक्ति से मोबाइल लूट करके भागा था। पुलिस ने घेराबंदी की और वो वहां पर फंस गया। उसने भी पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। उस बदमाश का नाम इमरान था और जो कि दिल्ली NCR में लगातार लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा था और काफी लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे जो हैं नोएडा सहित गाजियाबाद और अन्य थानों में उसके खिलाफ दर्ज हैं। और दोनों ही अपने आप में, क्योंकि लगातार पुलिस का जो ऑपरेशन क्लीन है वो जारी है। और बिल्कुल, शुक्रिया भूपेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी जुबान